उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है जीएस का, जिसमें आपके सभी यूनिटें सम्मिलित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है उनको सम्मिलित किया गया है। आरओ एआरओ, अधिशासी अधिकारी, बंदी रक्षक वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि तीनों टेस्ट आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराने हैं। उसी के पैटर्न पर ये आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, आपकी बहुत मदद कर सकता है। आपके पास हम लगातार ये श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चनों का कलेक्शन भी हो जाएगा। तो हमारा जो ये आपका पेपर है उसे हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से आप प्राप्त कर लें। उसके बाद आपका यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लें, जो मैं यहाँ पर इसको पूरा व्याख्या से सहित बता रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि हमारा जो आपका 150 नंबर की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और वो पूरा का पूरा आपका हमारे ऐप से चलेगा। तो वो 150 नंबर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एसएस स्टडी आपका ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लें। तुरंत ही उसका हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, इसी हफ्ते इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। उसके बाद हर हफ्ते हम 2 से 3 टेस्ट उसमें कराएंगे, लाइव टेस्ट कराएंगे, जिससे कि आपके टेस्ट का माहौल भी पता चले, आपके नंबर भी पता चले, माइनस मार्किंग भी पता चले और कंपटीशन का भी, जितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि आप कितना उसको, मतलब जो कंपटीशन है उसको कितना फेस कर पा रहे हो। तो 150 नंबर का उसी पैटर्न पर जो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आपका हाल ही में जो सिलेबस जारी किया है आरओ एआरओ का, उस पर प्री के लिए होगा फिलहाल, मेंस के लिए फिर बाद में देखेंगे। जो आपके मेंस का पेपर है उसके लिए अलग से बनाएंगे, प्री का है फिलहाल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन मतलब राजा द्वारा शासन को कई आपके छोटे छोटे इकाइयों में बांट देना और उनको शक्ति देकर के उनसे उन अपने क्षेत्रों का शासन करने की पूरी प्रशासनिक पावर दे देना स्थानीय स्वशासन है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती ही मौर्य काल से है। बाद में चोलों के समय स्थानीय स्वशासन बहुत आपका उन्नति कर गया। तो मौर्यकालीन जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और यह भी ध्यान रखना कि भारत में मौर्यों ने ही स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया, जबकि स्थानीय स्वशासन को भारत में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीके से फॉलो किया प्राचीन भारत में वो चोल थे, उनकी विशेषता रही स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में अंग्रेजों के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल काल में, मुगलों के समय, जिस समय आपके अंग्रेज आए, अकबर के समय से लेकर के आपका जो जहांगीर और आपका शाहजहां है, औरंगजेब का तक का काल है, वो मुख्यतः आपके मुगलों का काल माना जाता है। उस समय जो अंग्रेजों का शासन काल था उसमें अंग्रेजों का जो व्यापार था उसमें सबसे बड़ी व्यापार की मद होती थी सूती वस्त्र, क्योंकि इसी पर उनका, अंग्रेजों का विशेषकर इस पर था। जैसे आपका जो आपके डच थे वो आपके कपड़े और उसके अलावा सोहरे का व्यापार कर रहे थे। जैसे पुर्तगाली थे, उनके क्षेत्र में मसाले थे तो वो मसालों का व्यापार कर रहे थे। और आपका जो अंग्रेज थे वो मुगल काल में मुख्य रूप से सूती वस्त्र का व्यापार भारत से कर रहे थे। यहाँ से कपास खरीद करके, नील खरीद करके ले जा रहे थे और इंग्लैंड में उनसे तैयार माल को, मतलब मशीनों में तैयार करके पूरी दुनिया में उसे बेच रहे थे। आरंभ में यूरोप में बेचा, फिर 1813 में जो व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, तो भारत में भी उनके व्यापारी खुलेआम आकर के ये व्यापार करने लग गए बिना किसी पाबंदी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है? मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय का है, बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी ये भी राजा राममोहन राय का है। आरंभिक जो उनके अखबार थे जो 1821-22 में उन्होंने छापे थे। और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये इनकी पुस्तक है, ईश्वर का मतलब एक ईश्वरवादियों को उपहार है, ये आपका उनकी पुस्तक है। हेस्पेरस, हेस्पेरस एक पत्रिका है जो राजा राममोहन राय की नहीं है, बल्कि ये विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, जिन्हें भारत में यंग बंगाल आंदोलन का जनक माना जाता है, उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी हेस्पेरस। प्रांतों में द्वैत शासन किसकी देन थी? प्रांतों में द्वैत शासन किसकी देन थी? ए मॉर्ले-मिंटो सुधार, बी चेम्सफोर्ड सुधार, सी कैबिनेट मिशन और डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। मॉर्ले-मिंटो किसको कहा जाता है?
1909 के आपके भारत शासन अधिनियम को, और 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि प्रांतीय विधायिकाओं में आपके जो भारतीय प्रतिनिधि थे उन्हें भी कुछ आपके उत्तरदायित्व दे दिए गए थे, कुछ काम करने की आपकी छूटें दे दी गई थी, और कहा गया था कि अच्छा करोगे तो 10 साल बाद एक आपका समीक्षा आयोग गठित होगा। अगर वो कह देगा कि हाँ भारतीय अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम करने लायक हो गए हैं, तो हम आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान कर देंगे। तो इसीलिए साइमन कमीशन आया, 200 वर्ष पहले आ गया, हालांकि 27 में ही गठित हो गया, 29 में गठित होना था, 10 साल बाद 19 से। तो जो चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि प्रांतीय जो आपके विधायिकाएं थी उनके पास जो शक्तियां थी उनको दो भागों में बांट दिया गया। कुछ विषय अंग्रेजों ने अपने पास रखे जो महत्वपूर्ण थे, उन्हें आरक्षित विषय कहा गया, और कुछ विषय आपके जो भारतीयों को दे दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया। तो कार्य करने की ये दोहरी पद्धति थी, कुछ कार्य भारतीय करेंगे कुछ अंग्रेज, तो वो प्रांतों में था। 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो गया, और उसके साथ ही आपका संघ में यानी कि केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ 1935 में। तो प्रांत वाला ये चेम्सफोर्ड सुधार 1919 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है? ध्रुव तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर से आता हुआ दिखाई देता है, और प्राचीन काल में जब तक हमारे पास आपके कंपास जैसे या दिक्सूचक यंत्र नहीं बने थे तब तक हमारे लिए ये दिशाओं को जानने का, दिन के समय तो सूर्य से दिशाएं जानी जाती थी, रात के समय जो दिशा जानने का एकमात्र आपका सहारा होता था लोगों के पास वो होता था ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा को इंगित करता था। उस हिसाब से लोग अपनी दिशा तय करते थे। जो राहगीर होते थे, चलने वाले लोग होते थे, नाविक होते थे, वो इसी से अपना अनुमान लगाते थे। तो ध्रुव तारा बहुत प्रसिद्ध तारा है। आपके भारतीय जो आपके पौराणिक परंपरा है उसमें भी ध्रुव तारे का जिक्र कई जगहों पर आता है। तो ध्रुव तारा आपके किस तारा समूह का? तारा समूह कई हैं, उनमें से जो ग्रेट बियर यानी कि आपका महान भालू तारा समूह है, ग्रेट बियर, एक बड़े से भालू की तरह की आकृति बनती है कई तारों से मिलकर के, उसका हिस्सा है आपका ध्रुव तारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण निम्नलिखित में से किस मंडल में किया जाता है? जो ब्रह्मांड किरणें कॉस्मिक किरणें हैं उनका आपका जो देखा जाता है कॉस्मिक किरणों को, या वहां पर आपके कॉस्मिक किरणें आके रुक जाती हैं, वो क्षेत्र है आपका आयन मंडल। कॉस्मिक किरणें आपके कहां परिलक्षित होती हैं? आपके आयन मंडल में। जो तीसरा मंडल है, पहला आपका क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ चौथा मंडल, दूसरा आपका समताप हो गया, तीसरा आपका मध्य मंडल हो गया, और चौथी जो परत है उसे बोलते हैं आयन मंडल। यहां पर गैसें आयनीकृत रूप में रहती हैं, जिसके कारण हमारे नीचे से भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल भी परावर्तित होते हैं, और ऊपर से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें हैं वो भी यहीं पर परिलक्षित होती हैं। तो ये आपका जो आयन मंडल है ये आपके वायुमंडल की एक परत है जिसमें कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें अक्सर दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका भारत में बोले जाने वाली भाषा है वो किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक इंडो आर्य। भारत में सबसे ज्यादा जो बड़ा भाषाई समूह है वो इंडो आर्य का है, यानी कि आर्य भाषा भाषी परिवार का, क्योंकि दो ही भाषा भाषी परिवार हैं भारत में, एक आपका आर्य है, एक द्रविड़ है। द्रविड़ आपका दक्षिण भारत का है, उसमें आपको पता है तमिल है, तेलुगु है, और मलयालम है, कन्नड़ है। मेन भाषाएं यही है उसकी, तमिल से निकली हुई। जो आर्यों की भाषा थी संस्कृत या उसकी जो आपके बाद में अपभ्रंश बने उनसे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, जो पूरे उत्तर भारत की पूर्व से लेकर के बंगाल से लेकर के आपके जो राजस्थान है और नीचे महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर में कश्मीर तक की अधिकतर भाषाओं की जननी कौन है? आपका संस्कृत है। तो उसको हम इंडो आर्य परिवार की भाषा बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्य है। अगला क्वेश्चन है, काली व तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय है। काली व तीस्ता नदी, अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय को इस तरीके से बांटा जाता है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीस्ता है। तीस्ता आपके को पता है यहाँ आपके भूटान से सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल में आती है। ये सबसे उत्तरी कोना है, ये आपका असम हिमालय है। फिर तीस्ता से यहाँ काली नदी तक नेपाल हिमालय है। काली से लेकर के सतलज तक आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है।
और सतलज से लेकर के सिंध नदी तक का हिमालय कश्मीर हिमालय कहलाता है। ये हिमालय के भाग है। तो इसमें जो आपका तीस्ता और काली नदी के बीच का हिमालय है, ये वाला, ये हिस्सा आपका नेपाल हिमालय में आता है। तीस्ता नेपाल के पूर्व में है सिक्किम में, और काली नेपाल के पश्चिम में है जो उत्तराखंड और उसकी सीमा बनाता है। तो इसके बीच का जो भी हिमालय है वो आपका नेपाल हिमालय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक बैंक, जो आपके पैसे का व्यवसाय करता हो, पैसे का लेन देन करता हो, उसे हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है, आपके शाखाओं के आधार पर भी और कुल आपका जो पूंजी है उसके आधार पर भी देश का सबसे बड़ा जो वर्तमान वाणिज्यिक बैंक है वो आपका एसबीआई है। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। और अगर आप सबसे बड़ा आपका प्राइवेट क्षेत्र का बैंक कहेंगे तो वह है आईसीआईसीआई। प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक यह है। और देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक ओवरऑल पूंजी के आधार पर वो आपका एसबीआई है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी कि आपका उद्योग और विनिर्माण, और तीसरा तृतीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में लगभग जो हमारी जीडीपी है आपका लगभग आपके जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 14% के करीब दे रहा है, और 58-59% के करीब तृतीय क्षेत्र है, और द्वितीय क्षेत्र से जो बचा है कितना 27। ये राउंड फिगर में है आपके, इसमें पॉइंट में ऊपर नीचे होगा ये हर साल जीडीपी में, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो वर्तमान में चल रहा है वो लगभग इतना योगदान है। तो सबसे कम किससे आ रहा है जीडीपी का हिस्सा? प्राथमिक क्षेत्र से, उससे थोड़ा ज्यादा द्वितीय से, सबसे ज्यादा आ रहा है भारत में तृतीय क्षेत्र से। अगला, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? जैसे कोई आपका व्यावसायिक फर्म या कंपनी होती है तो उसका जो वास्तविक स्वामी होता है वो कौन होता है, ये पूछ रहा है। एक कंपनी के निदेशकों के पास, कंपनी के निदेशक तो कोई भी हो सकते हैं, वो तो नियुक्त व्यक्ति होता है। समता अंशधारकों के पास, समता इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास होता है। समता मतलब जो लाभ हानि हर परिस्थिति में आपका क्या करते हैं, इक्वली चीजों को डिवाइड करते हैं, उसको आपका समता शेयर होल्डर कहा जाता है। यही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ऋण पत्र धारक भी नहीं होते हैं। और सरकार के पास भी, सरकार से तो कोई मतलब नहीं है, कंपनी तो प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है। सरकार भी है तो उसमें भी सरकार शेयर होल्डर होती है। कौन सी वाली? समता अंश, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनके पास किसी भी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है। किस एक को संसद की लोक लेखा समिति का दार्शनिक व मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है? किसे बोलते हैं? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा जो आपका कमेटी है उसका काम क्या है? भारत के संसद द्वारा जो आपका धन निकाला जाता है संचित निधि से, यानी कि भारत सरकार का जो सार्वजनिक पैसा है, उस पैसे का जो लेखा जोखा संसद में प्रस्तुत हो रहा है, उस लेखे जोखे का सही आकलन करना और सरकार द्वारा किए गए जो भी खर्चे हैं उनका निश्चित हिसाब किताब की जांच करना, ये लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है संसद में, जिसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो इसको सही जांच करने के लिए सही आंकड़े यानी कि अकाउंट्स जो देश भर के होते हैं, जो सरकारी पैसे के अकाउंटिंग होती है प्रत्येक विभाग में, जो पैसा जाता है उसके जो वाउचर कटते हैं, उन सबका सही लेखा जोखा लाने का काम करता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये इसका मित्र है, लोक लेखा समिति का मित्र भी है और दार्शनिक भी है क्या करना है, और मार्गदर्शक भी है कि मतलब कैसे इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करनी है और किस तरीके से सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखना है। किस एक राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक मतलब राज्यों के लिए कंपलसरी नहीं है द्विसदनात्मक विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद है, राज्यों में क्या होती है? विधान मंडल होती है। विधानमंडल के राज्यों में 2 सदन हो सकते हैं। जैसे केंद्र में आपका क्या होता है? लोकसभा, राज्य में विधानसभा होती है। और जैसे केंद्र में आपका राज्यसभा है, राज्य अपने यहां विधान परिषद बना सकता है। विधान परिषद कंपलसरी नहीं है। कुछ ही राज्यों के पास विधान परिषद है, महाराष्ट्र के पास है, बिहार के पास है, कर्नाटक के पास है,
केरल के पास नहीं है, तो ये आपका विधान परिषद सही होगा। कुछ बड़े राज्यों ने विधान परिषद गठित कर ली है और ये आपका ऑप्शनल है, राज्य चाहे तो इसका एक प्रस्ताव केंद्र को भेज सकता है, राष्ट्रपति उसके लिए प्रस्ताव के लिए जांच को आपके लिखित कुछ समयावधि के लिए राज्य को भेजता है और जब राज्य को लगता है कि ठीक है इसे कराना, तो राष्ट्रपति उसे आपके एक्सेप्ट कर लेता है, संसद में उसमें साधारण बहुमत से आपका पास हो जाता है वो, और राष्ट्रपति उस पर अपनी इजाजत दे देता है। तो उसके बाद राज्य में विधानमंडल का, द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन हो जाता है। देश की अधिकतर जो आपके राज्य हैं उनका जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, उनमें केवल विधानसभा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? कौन सा एक विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? अस्पताल जन लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, खेलकूद राज्य सूची का विषय है, कारखाने आपका राज्य सूची का विषय नहीं है, क्योंकि ये आपका कारखाने आपके संवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची और केंद्र दोनों इस पर आपके कानून बना सकते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अगर मान लो हमारे पास इतनी बर्फ है और उसे हम दबा करके इतने सी पतली सिल्ली बना दें, तो क्या वो जल्दी पिघलेगी या देर से पिघलेगी? तो कुल मिलाकर के जब हमारे पास इतनी मोटी बर्फ है उसे दबा करके हम पतली सी सिल्ली बना देते हैं, तो वो सिल्ली इस मोटी बर्फ जो इतनी मोटी थी इसकी अपेक्षा देर से पिघलेगी, यानी कि दाब बढ़ने पर गलनांक हमेशा कम हो जाता है। गलनांक क्या होता है? घटता है हमेशा। गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 में पंचायतियों को कितने विषय प्रदान किए गए थे? अनुसूची 11 में जो पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत अनुसूची 11 में टोटल 29 विषय आपका राज्यों को सौंप दिए गए थे, ताकि वो पंचायतों को ये दे सके, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य को दे दिया गया और 29 विषय उनके राज्य सूची जो आपके पंचायतों की सूची है उनको दे दिए गए कि आप इन 29 विषयों पर पंचायतें, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपना काम इन सूचियों पर कर सकते हैं। उनके लिए प्रशासनिक पावर और वित्त की व्यवस्था भी कर दी गई परमानेंट। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका मिसिंग नंबर ढूंढना, आपने ये दे रखा है, यहाँ ये दिया है, यहाँ ये 2 दे रखे हैं, यहाँ ये आपको करना है। तो इसमें देखो यहाँ जहां तक ये चीजें लग रही हैं, ये क्या है? सारे वर्ग हैं। ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग लग रहा है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो 6 कैसे आ गया? छाने की कोई वजह, इनका योग नहीं है, इनके आपस में इनको जोड़ करके उनको घटा दें तो 8 7 15 और 6 3 9, तो 6 आ रहा है। और अगर इसको करें तो ये आ रहा है 10 और 9 19, 4 और 5 9, तो 10 आ रहा है। तो 10 ऑप्शन में है नहीं, तो हम इनका योग कर लेते हैं आपस में, सबका योग 6 + 3 + 8 + 7, तो ये आ गया 6 3 9, 9 8 3 24, कितना आया? ये क्या दे रखा है? 6। इसको 4 से डिवाइड करें तो ये आ गया 6। अगर ऐसा ही यहाँ करें, इसका 4 आ गया, इसका 5 आ गया वर्गमूल, इसका 10 आ गया वर्गमूल, इसका वर्गमूल 9 आ गया, 19 और 5 24 और 4 28। अगर 28 को उसे 4 से डिवाइड करा था, इसे भी 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 7। तो ऑप्शन डी सही है, यहां पर आएगा 7। अगला, यदि किसी कूट भाषा में मार्केट को 419325 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा लिपि में PRODUCT प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें लिखने का ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये दे रखा है। M को लिख रखा है इसमें, कूट लिपि में क्या लिखा है? 4। M 4 कैसे हो सकता है बताओ? वर्ग, ये जो आपका वर्णमाला है इसमें M आता है 13वें स्थान पर, तो 3 + 1 को 4 लिखा है। देखो
ए आता है 1 में तो 1 लिखा है, आर आता है कितने में, आर को लिखा है 9, तो आर कितने में आता है देखो 14, 15, 16, 17, 18, 8 प्लस 1 बराबर 9 लिखा है। फिर क्या लिखा है, सी को 3 में ही होगा, के कितने में आता है 11 में, तो 1 + 1 बराबर 2, और उसके बाद क्या आया है ई 5 में ही होता है, ये तो ठीक ही है, और टी कितने में होता है 20 में, तो 0 और 2 20 को क्या लिखा है 2। तो इसी तरीके से लिखो पी कितने में होता है देखो 14, 15, 16, यानी कि 1 + 6, 16 को क्या लिखोगे 1 + 6, 7 आ जाएगा। तो ये दोनों तो है ही नहीं, 7 नहीं है इनमें। अब इन दोनों में देखते हैं, आर को कितना लिखा था 18, तो 8 + 1 यानी कि 9 हो गया। उसके बाद 9 दोनों में है, ओ कितने में होता है, ओ होता है 15 में, 1 + 5 यानी कि 6, तो दोनों में 6 भी है। उसके बाद क्या है डी 4 में होता है। उसके बाद क्या है यू कितने में होता है टी 20 में, 21 में, 2 + 1 बराबर 3। उसके बाद क्या है सी भी 3 में होता है। उसके बाद क्या है टी कितने में होता है 2 में, तो 7, 9, 6, 4, 3, 3, 2, 7, 9, 6, 4, 3, 3, 2, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। तो प्रोडक्ट को ये लिखा जाएगा जैसे मार्केट को ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 513 को 9 जिस प्रकार संबंधित है 278 से कौन सी संख्या संबंधित होगी। तो इसमें कुछ नहीं किया है, देखो 5 + 1 + 3, 5 1 6 3 9 लिख दिया, तो आप इसको 2 + 7 + 8 कर दो, ये आ जाएगा 7 8 9 17, कितना हो जाएगा 17। बहुत सरल है। उस वेन आरेख का अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है कौन सा, नेपच्यून क्या है एक ग्रह है, नेपच्यून क्या है एक ग्रह है, तो नेपच्यून किसके अंदर आएगा ग्रह के अंतर्गत, नेपच्यून किसके अंदर आएगा ग्रह के अंतर्गत, तो नेपच्यून आएगा, ये अगर नेपच्यून है तो ग्रह के अंतर्गत आएगा। चंद्रमा उपग्रह है तो ये दोनों से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें जो आपका डायग्राम बनेगा वो एक गोले के अंदर एक और दूसरा गोला चंद्रमा वाला स्वतंत्र। अगर इसे आप नेपच्यून कहते हो तो ये क्या है आपका ग्रह है, ये चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा ना तो ग्रह है ना ही नेपच्यून है। तो इसका मतलब जो आपके वेन डायग्राम है वो बनेगा बी वाला। कौन सा वाला डायग्राम बनेगा बी वाला। कौन सी आकृति विषम है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें आपका ये था, ठीक है। तो इसमें जितने बाहर क्या हैं आकृतियां हैं, जितनी बाहर के आपके इसमें रेखाएं हैं उतने ही बिंदु हैं। 4 में 4, 3 में 3, 5 में 5 और 6 में कितने होने चाहिए 6, लेकिन यहाँ देख कितने दिए 8। तो कौन सा वाला विषम है इनमें, ये वाला, क्योंकि 6 में 6 होने चाहिए, इसने दे दिए हैं 8। अगला क्वेश्चन है चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड कप आपका आयोजित हुआ था, उसमें भारत की ओर से आर प्रज्ञानंद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इन्हीं को हरा करके मैग्नस कार्लसन ने 2023 का चेस वर्ल्ड कप यानी कि जो शतरंज का आपका विश्व कप होता है उसे जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के लिए जो आपका एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हो, जो भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या करेगा प्रचार प्रसार करेगा, तो वो बना है सचिन तेंदुलकर को। निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है। माया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस है, एंटीवायरस है या सुपर कंप्यूटर है। तो माया हाल ही में जारी किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी प्रकार के मालवेयर एक तरीके से क्या है वायरस है या आपके जो प्रोग्राम है उसे विकृत करने वाली चीजें हैं,
तो मालवेयर को रोक सकता है, किसी भी प्रकार के मालवेयर को रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 2023 देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? 2023 देवधर क्रिकेट की ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, और 2023 का जो खिताब है वो साउथ जोन ने जीता है देवधर ट्रॉफी का। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम जल्द ही अपना 150 नंबर का टेस्ट सीरीज और आपका जो उत्तराखंड के आपके समीक्षा अधिकारी और आपका उत्तराखंड में अधिशासी अधिकारी है उसका जो सिलेबस है उसके क्लास नोट्स की पीडीएफ हम जल्द ही अपने ऐप्स पर लाने वाले हैं। उसकी लॉन्चिंग 1-2 दिन में या इसी वीक आपके हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप उसे, वो पेड कोर्स हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें पेड कोर्स खरीदना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वो तैयार किया है। तो वो पेड कोर्स आप खरीद सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। अभी ऐप में कुछ नहीं पड़ा है, जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सब सूचित कर देंगे और उसके बाद उसे आप खरीद सकते हो। और कम समय में आपके जो भी सिलेबस है RO ARO का, उसे कम से कम समय में उन नोट्स को पढ़ करके क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।